इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कि लोग चकरा जाते हैं कि इतने सारे इलेक्शंस इंडिया कैसे करवाता है। लेकिन इस इंडिया में एक जगह है जहां आज तक इलेक्शन नहीं हुए। हाँ, हम बात करेंगे कि ऐसे इलाके की जहां आज तक इलेक्शन नहीं हुए और इस बार आजादी के बाद पहली बार वो लोग वहां जो रहते हैं वो वोट डाल पाएंगे। कमाल की बात है ना ये। आइए जानते हैं इसके बारे में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आपने एक मूवी देखी होगी न्यूटन, नहीं देखी तो जरूर देखिए। 2018 में इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था इंडिया की तरफ से, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। इस मूवी में दिखाया गया है कैसे जो छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका है वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराने में दिक्कत आती थी, कैसे वहां इलेक्शंस में दिक्कतें आती हैं, कैसे सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो किसी तरह वहां इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, जो दिक्कतें वहां लोग फेस करते हैं, जो समस्याएं वहां होती है और कैसे वहां इलेक्शन कंडक्ट कराना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अब जाकर आजादी के इतने सालों बाद पहली बार ये स्थिति पनप रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में इलेक्शन हो पाएंगे। बस्तर का ये जिला यहां पर है, यहां पर पहली बार इलेक्शन होने की संभावना दिख रही है। क्यों, आखिर आज तक यहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए? 120 गांव ऐसे हैं माओ स्थित बस्तर में जहां आज तक कभी वोटिंग नहीं हुई। ये पहली बार जिंदगी में वोट डालेंगे आजादी के बाद से। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि वो इलाके हैं जहां नक्सलियों का कब्जा था, एक नक्सलाइट बेस्शन। अब नक्सलवादी कौन है? तो असल में नक्सलबाड़ी एक छोटा सा गांव है जो अगर आप बंगाल जाएंगे और दार्जिलिंग की तरफ से जाएंगे तो सिलीगुड़ी आने से पहले एक छोटा सा गांव आता है नक्सलबाड़ी। यहां से ये शुरू हुआ था। यहां पर कुछ चाय के बागान भी है, टी गार्डन्स। ये आपको मिलता है चिकन नेक पे। चिकन नेक मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, ये बिहार बंगाल के पास का इलाका है। जो ऊपर सिक्किम है, इधर बिहार है, इस साइड बंगाल है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जहां से आप दार्जिलिंग के लिए जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए जा सकते हैं। ये वो इलाका है जो जोड़ता है आपके नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से। यहां पर एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी। यहां से आज से 50 साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुई थी, माओइस्ट मूवमेंट, जहां नक्सलबाड़ी के लोगों ने पुलिस के खिलाफ, लैंड ओनर्स के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया था। इसके लीडर थे चारू मजूमदार और कानू सालियाल। इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की जो माओइज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, माओ के विचारों से बहुत ज्यादा मिली जुली थी, जिनका मानना था कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए और किसानों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। ये मूवमेंट तो बहुत नोबल विचारों के साथ शुरू हुई थी, पर इसने पूरे बंगाल में हिंसा फैला दी। और ये समय के साथ साथ कभी जो पॉलिटिकल गेम है उसमें, कभी जो चाइना की तरफ से फंडिंग है उस चक्कर में पड़ के ये मूवमेंट पूरी तरह वायलेंट हो गई, हिंसक हो गई। इसने पूरे झारखंड, कुछ हिस्से बिहार के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहां तक तेलंगाना के रीजन में भी तबाही मचा दी। और यहां से फैल गया था नक्सलिज्म का खतरा, यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का नाम जिसे दिया गया। इस पूरे इलाके को ये रेड जोन बना दिया था इन लोगों ने, जहां पर हिंसा होती थी, पुलिस कहीं पहुंच नहीं पाती थी, गांव में कुछ काम नहीं करने देते थे। ये समस्या रही। बाकी राज्यों में तो फिर भी इसे कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बस्तर का रीजन और बस्तर के पास दंतेवाड़ा का रीजन सबसे मुश्किल वाला इलाका था, जहां पर इसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल हो गया। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और अभी तक लड़ाई जारी है। लेकिन क्योंकि वहां इतना ज्यादा नक्सलिज्म का प्रकोप रहा है पहले से, क्योंकि आसपास बहुत सारे जंगल हैं। अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखो तो ये पूरा हरियाली भरा इलाका है। यहाँ आसपास कई सारे जंगल हैं, पास में तेलंगाना है, इधर उड़ीसा है। तो आप अगर इन्हें पकड़ने भी जाओ ना इन जंगलों में, तो वो निकल के तेलंगाना चले जाते हैं या उड़ीसा में छुप जाते हैं। यहाँ पास में दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा के भी बहुत बड़े जंगल हैं, तो वहां पर लोग छुप जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडिया की समस्या रही है, जहां पर कई सारे जो माओइस्ट हैं वो यहाँ पर आसानी से जंगलों में छुपकर हमले करते थे। इन्होंने लगातार भारत की सेवाओं पर बहुत सारे हमले किए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। और रिसेंटली भी इस बार जो आईईडीज होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब जो ऐसे बॉम्ब होते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते हैं, उनसे अटैक किए गए हैं। आप सोचिए, अगर ये गांव के किसान हैं और आम मजदूर हैं जो अपने हक की बात करें, इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कैसे आते हैं? तो पता लगा कि पाकिस्तान और आईएसआई का लिंक भी नक्सलाइट्स के साथ जुड़ गया था। इनको चाइना से भी फंडिंग मिलती थी, ये छुप जाते थे। इन्होंने पूरा नेटवर्क बना लिया नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ इंडिया तक। लेकिन फिर जाकर इन्हें किसी तरह हराया गया, बहुत सारे ऑपरेशंस चले और इवेंचुअली आज ये दिन आया है कि जब ये एक्टिव तो है लेकिन ये कम इलाकों में बचे। उनमें बस्तर एक प्राइमरी इलाका है जहां गवर्नमेंट चाह रही थी कि माओइज्म को पूरी तरह खत्म किया जाए। देखिए, नक्सलिज्म एक बहुत इंडियनाइज्ड देसी टर्म है। असल में ये वो लोग हैं जो माओइज्म से में विश्वास रखते हैं, माओ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक बंदूक की नोक पर अपने हक मनवाना चाहते हैं। इनकी पहली डिमांडें बहुत सही थी कि हाँ चलो सबको हक मिलना चाहिए। उसके बाद जब पुलिस वहां जाकर या कंपनीज जाके वहां रोड बनाने लगती हैं या स्कूल बनाने लगती हैं, तो ये स्कूल और रोड तक नहीं बनाने देते।
इनका कहना है कि आप हमारे देश के शासक नहीं हो, आप फॉरेनर हो। और ना वहाँ स्कूल बनने देते, ना सुविधाएं बनने देते। जो गांव के लोग थे, जो पहले कभी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया करते थे, अब वो सपोर्ट नहीं करते, इनके डर में रहते हैं। और इस डर की वजह से वो आमतौर पे लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाते। सीआरपीएफ यहाँ पर अक्सर जो सेवाएं प्रदान करती है, सिक्योरिटी को देखती है, उनको सपोर्ट नहीं करते कि भाई कहीं आके हमें माओइस्ट मार न दे या नक्सलाइट आके मार न दे। इन चक्करों में हमें ये पता लगता है किस तरह से जो ये सिनेरियो है इस जगह का, ये जो बस्तर का इलाका है छत्तीसगढ़ का, ये लगातार इस इंसर्जेंसी से ग्रस्त रहा, जहां कई सारे बाद में एंटी माओइस्ट ऑपरेशन चलाए गए, जहां जिन लोगों को मजबूरी में माओइस्ट की तरफ से लड़ना पड़ा, नक्सलाइट्स की तरफ से लड़ना पड़ा, वो उसे छोड़कर फिर एंटी माओइज्म फोर्स की तरफ से शुरू हुए और बस्तर में एक बहुत बड़े ऑपरेशन को रन किया गया और इवेंचुअली तब जाकर छत्तीसगढ़ और बस्तर में इसे कंट्रोल किया गया। हाल फिलहाल में कुछ और हमले हुए हैं, जैसे इस साल भी एक अटैक किया गया, लेकिन ये अब डायरेक्ट कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लेते। अब क्या करते हैं, छुप छुप के कहीं पर बॉम्ब लगा दिया, छोटा मोटा कोई ब्लास्ट कर दिया। तो इनको भी जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज आखिरकार वो लेवल आ गया कि बस्तर के उन इलाकों में जहां गांव में कभी वोटिंग नहीं हुई, वहां आज वोटिंग हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कुछ ऐसे गांव के लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, जो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, वो भी इस बार वोट दे पाएंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये बस्तर का रीजन है, जहां लोगों को उनके हक अभी तक मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले तो वहां पर जो सरकार की सुविधाएं थी वो नहीं पहुंची, वो उससे ग्रसित थे, उससे त्रस्त थे। अब जब वहां पे सरकार की सुविधाएं पहुंच गई हैं, चीजें जा रही हैं, तो समस्या ये खड़ी हो गई है कि वहां के लोगों के पास माओइस्ट और नक्सलाइट ही वहां पर कुछ सुविधाएं पहुंचने नहीं देते थे, वोटिंग नहीं करने देते थे। इसलिए मैंने इस मूवी का नाम जब लिया न्यूटन, ये दिखाया कितना मुश्किल है इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करना उस इलाकों में। और अब जाकर इस पूरे बस्तर के रीजन में पहली बार इलेक्शन हो पाएंगे और 120 से ऊपर के इंटीरियर विलेजेस जो है, जो जंगलों के बीच के हैं, जहां वोटिंग कराना मुश्किल था, जहां वोटिंग बूथ्स नहीं थे, इस डर से कहीं अटैक ना हो जाए, उन गांव में भी अब बैलेट पर लोग वोट कर पाएंगे। तो बैलेट ओवर बुलेट में आखिरकार बैलेट की विजय हुई है और बुलेट की हार हुई है। तो ये जो पूरा रीजन जिसे हम देख रहे हैं, जो पूरी तरह तबाह था, त्रस्त था, किससे? माओवाद से। हीरा बस्तर इस स्थिति में आया, यहाँ के लोकल लोग आकर वोट कर पाए इन इलाकों में। जो दंतेवाड़ा बस्तर का इलाका है, यहाँ पर इलेक्शंस हो पाएंगे और आज़ादी के बाद पहली बार ये लोग वोट डाल पाएंगे। लेकिन समस्या अभी भी वही खड़ी है कि ये वोटिंग तो हो पाएगी, यहाँ पर बहुत सारी सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया गया है ताकि सक्सेसफुली यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। 700 कंपनीज बुलाई गई हैं सीएपीएफ की, ताकि बेहतर तरीके से इलेक्शन कराए जा पाए, सिक्योरिटी इंश्योर की जाए और बेहतर तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर पाए, यहाँ पर कोई हिंसा ना हो, लोग अपने हक, अपने वोट को डाल पाए और जिसे चुनना चाहते हैं उसे चुन पाए। एक बार इनके प्रतिनिधि, एक बार जो इनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इलेक्शन वहां से जीतेगा, तो बेहतर स्थिति से वहां पर अकाउंटेबिलिटी होगी उस व्यक्ति की, वो जिम्मेदार होगा कि भाई यहाँ पर विकास का कार्य क्यों नहीं हो पाया, तब वहां विकास होगा। इसके बाद यहाँ पे मीडिया भी बेहतर फोकस कर पाएगी, तब जाकर इन लोगों को वो सुविधाएं मिल पाएगी जो अभी तक नहीं मिल पाई। और हिंसा के बदले नहीं, बुलेट की जगह बैलेट से अगर ये निर्णय लिया जाए कि डेवलपमेंट कैसे होगा, बाकी इलाकों के लिए भी यहाँ पर किस तरह डेवलपमेंट की जाए, इस पर फोकस किया जा सकेगा, इसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकेगा और जो समस्याएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं उसका निवारण शांति के साथ किया जा सकेगा। लेकिन समस्या यह भी है कि छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की तरह ही वहां पर भी क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा हैं और जो जनरली पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। अब अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से कोई आएगा और इस इलाके में चुनकर एक एमपी, एमएलए या फिर कोई और लेवल पे इलेक्शन जीतता है, तो क्या वो लोगों की सेवाएं कर पाएगा? यही सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोग चुनना चाहते हैं किसी सही व्यक्ति को और निष्पक्ष तरीके से इन इलाकों में वोटिंग कराई जा सके, जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो अपने हक को समझ सकें और सही तरीके से वोट कर पाए, तो कोई नहीं रोक पाएगा इस इलाके को डेवलप करने से। क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रीनरी है और यहाँ डेवलपमेंट का हर साजो सामान उपलब्ध है जो इस रीजन को ले जा सकता है दुनिया के पटल तक। तो पहली बार 120 से भी ज्यादा गाँव में पहली बार जो वोटिंग होगी वो इलाका है बस्तर का, और बस्तर का है छत्तीसगढ़ में। इस बार वोटिंग होने की पूरे आसार हैं और बहुत सारी कंपनियां सीआरपीएफ की आई हैं सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। वी होप कि ऐसे ही भारत के कोई भी अगर इलाका ऐसा बचा जहाँ इलेक्शन ना हुए हो, जहाँ लोगों के हक पूरे ना हो, तो वहाँ पूरे हो। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।